नमस्कार। आज का एजेंडा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे हेडलाइंस के साथ। एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े ठिकानों पर की छापेमारी। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने मारा छापा। तमिलनाडु, तेलंगाना सहित 10 राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के शीर्ष नेताओं को किया गया गिरफ्तार। वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में होगी सुनवाई। अदालत में आज शुरू होगा ट्रायल। मुस्लिम पक्ष ने मांगा था 8 सप्ताह का वक्त। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 3 दिनों के बारामती लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गढ़ माने जाने वाले बारामती में भाजपा अगले आम चुनाव में जीत के लिए कर रही है सघन जनसंपर्क। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी कर रही है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने छापेमारी की है। बीते कुछ दिनों में एनआईए ने इस मामले में 1 दर्जन से भी अधिक केस दर्ज किए हैं जिसमें पीएफआई का लिंक मिला है। एनआईए ने केरल में एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंधित स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी जांच प्रक्रिया में एनआईए और केंद्रीय एजेंसियां केरल में लगभग 50 जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा आज तड़के की गई कार्रवाई में एनआईए ने पीएफआई से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस बड़ी खबर पर जुड़े हुए हैं। तो नीरज, जैसा कि हमने कहा कि आज सुबह से ही एनआईए की बड़ी कार्रवाई चल रही है दक्षिण भारत के राज्यों में, साथ साथ कुल मिलाकर 10 राज्यों में कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल आसिम, 10 राज्यों में ये कार्रवाई चल रही है और अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें कई लोगों को, पीएफआई से जुड़े लोगों को अरेस्ट कर लिया है। जो संख्या कई दर्जन है वो हो सकती है, क्योंकि एनआईए को ये पता लगा था कि जो पीएफआई संगठन है वो किस तरीके से टेरर फंडिंग ऑर्गेनाइज कर रहा था और जो कैंप पीएफआई देश के अलग अलग राज्यों में चला रहे थे वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। इसके अलावा समाज के अंदर भेद बढ़ाने के लिए भी पीएफआई एक तरह से अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा था। तो एनआईए और ईडी को इस बात के तमाम सबूत मिले थे कि टेरर फंडिंग में पीएफआई एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। यही कारण है कि आज पैन इंडिया ये एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है, जिसमें 10 राज्यों में ये छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और कई सारे जो लोग हैं उनको अरेस्ट कर लिया है। आपको पता होगा कि इससे पहले भी 18 सितंबर को एनआईए ने कार्रवाई की थी और 23 लोकेशन पर छापेमारी की कार्रवाई करी थी। और इससे पहले भी आपको पता है कि बिहार में फुलवारी शरीफ पर जब एनआईए की टीम पहुंची थी तो वहां पर भी जो लिंक है वो एनआईए को मिला था कि किस तरह से टेरर फंडिंग को लेकर पीएफआई अपनी भूमिका निभा रहा है। खासतौर से जो ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, कराटे प्रशिक्षण केंद्र, वहाँ पर जो युवा हैं उनको भड़काने की कोशिश की जाती है, उनको आतंकवादी संगठनों की विचारधारा है उससे रूबरू कराया जाता है और देश के अंदर गड़बड़ी फैलाने के लिए पीएफआई जो अपनी भूमिका है वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय कर रहा था। गजवाए हिंद का जिक्र जो तमाम दस्तावेज एनआईए को मिले थे उसमें इस बात का जिक्र था कि किस तरीके से देश के अंदर गजवाए हिंद को फहराना। तो ये तमाम जो सबूत थे वो एनआईए को मिले थे और ईडी के साथ मिलकर फिर एनआईए ने ये कार्रवाई की थी। और अभी भी एनआईए की जो कार्रवाई है वो पूरे देश में चल रही है। 10 राज्य हैं, खासतौर से ये जो राज्य हैं वो दक्षिण भारत के राज्य हैं जहां पर एनआईए ईडी के साथ मिलकर लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। आसिम, आपको पता होगा इससे पहले भी एनआईए ने जो जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की थी कि जिस तरीके से जो टेरर फंडिंग का जो पैसा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों तक पहुंच रहा था, उस पर नकेल एनआईए ने लगाई थी। और उसके बाद आपको पता होगा कि एनआईए जो नार्को टेरर है उस पर भी एक बड़ी कार्रवाई एनआईए लगातार कर रही है और बड़े पैमाने पर न केवल ड्रग्स पकड़ा गया बल्कि कई सारे ऐसे लोग पकड़े गए जो नार्को टेरर को सपोर्ट कर रहे थे और आतंकवादियों तक नशे का जो
पैसा है वो पहुंचा रहे थे। इसके साथ साथ ही आपको पता होगा कि जिस तरह से आतंकवादियों ने एक नया गठजोड़ बनाया था गैंगस्टरों के साथ, क्योंकि वो सीधी किसी वारदात को अंजाम नहीं देते थे, गैंगस्टरों के माध्यम से उस वारदात को अंजाम देते थे। तो उस पर भी एनआईए ने जो लगाम है वो लगाई है और कई सारे गैंगस्टरों के खिलाफ एनआईए ने लगातार कार्रवाई की है और कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और अब पीएफआई के खिलाफ पैन इंडिया एनआईए की कार्रवाई, एनआईए के पास इस बात के तमाम पुख्ता सबूत हैं, डिजिटल सबूत मौजूद हैं, जिसमें पीएफआई की जो भूमिका है देश में गड़बड़ी फैलाने के लिए टेरर फंडिंग का जो इस्तेमाल है वो पीएफआई कर रही है और इसके साथ साथ ही युवाओं को भड़काने का भी काम पीएफआई कर रही है। और यही कारण है कि अब कई सारे सदस्य जो पीएफआई संगठन से जुड़े हैं, एनआईए ने उनको गिरफ्तार कर लिया और छापेमारी की कार्रवाई आसिम अभी भी लगातार चल रही है। ठीक है, लेकिन नीरज, क्या इस पूरे मामले को लेकर हम ये कह सकते हैं कि इसके तार, चूंकि पीएफआई पूरे पैन इंडिया में फैला हुआ, लगातार 10 राज्यों में आज बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है, क्या इसके लिंक हम कह सकते हैं कि विदेशों से भी स्थापित हो सकते हैं, खासकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में? देखिए बिल्कुल, और मनी लॉन्ड्रिंग का कई सारे मामले हैं और यही कारण है कि आप अगर देखें एनआईए के साथ ईडी इस पूरी रेड में शामिल हुई है, क्योंकि हमारी जांच एजेंसियों को इस बात के तमाम सबूत मिले थे कि जो ये ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे जहां पर कराटे का प्रशिक्षण दिया जाता था या दूसरी एक्टिविटीज़ की जाती थी, तो वहां पर जो पैसा है वो विदेशों से आता था, टेरर फंडिंग का जो पैसा है वो आता था। और उन कैंपों में लोगों को भड़काने वाले जो भाषण हैं वो दिए जाते थे ताकि समाज के अंदर विभेद पैदा हो, देश के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो। यही कारण है कि जो एनआईए पूरे पैन इंडिया में पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसमें जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक बड़ी संख्या में पीएफआई से जुड़े जो संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनको अरेस्ट एनआईए ने कर लिया है। और ईडी का इन्वॉल्वमेंट यही बताता है कि जो पैसा है वो बड़े पैमाने पर इन संगठनों के पास पहुंच रहा था, विदेशों से पैसा पहुंच रहा था और ख़ासतौर से जो आतंकवादी संगठन हैं उनके मार्फत ये पैसा पीएफआई तक पहुंच रहा था और उसी के बाद ये पैन इंडिया कार्रवाई की गई है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें कि ये एनआईए की कोई पहली ऐसी कार्रवाई नहीं है, इससे पहले भी एनआईए पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। उसको कई सारे जो लिंक हैं वो पीएफआई से मिले थे। इससे पहले 18 सितंबर को जब 23 जगहों पर एनआईए ने रेड करी थी, कई सारे डिजिटल डिवाइस मिले थे, कई सारे दस्तावेज मिले थे जो सिद्ध करते थे कि पीएफआई आतंकवादी संगठनों से जो पैसा है वो इनडायरेक्ट तरीके से उन तक पहुंच रहा है। इससे पहले भी सितंबर की शुरुआत में एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ एक छापेमारी की कार्रवाई की थी, वहां से भी कई सारे दस्तावेज मिले थे। तो ये अब तय हो गया है कि टेरर फंडिंग का पैसा है वो पीएफआई तक पहुंच रहा था और बड़े पैमाने पर विदेशों से पैसा पहुंच रहा था। उसी के बाद ईडी और एनआईए ने पूरे पैन इंडिया में ये छापेमारी की असीम कार्रवाई की है। नीरज, एक और चैलेंज इन जांच एजेंसियों के सामने ये भी हो सकता है कि वैसे कौन से संगठन या फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो सीमा पार से इनको टेरर फंडिंग कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इन तक कैसे पहुंचा जाए। देखिए बिल्कुल, उन तक भी जो हमारी जांच एजेंसियां वो लगातार पहुंच रही हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जिस तरीके से घाटी के अंदर अलगाववादियों के खिलाफ शिकंजा कसा था, उस समय ये साफ हो गया था कि जो तमाम आतंकवादी संगठन है, चाहे लश्कर-ए-तोयबा हो, जैसे मोहम्मद हो, ये आतंकवादी संगठन अलगाववादियों तक पैसा पहुंचा रहे थे टेरर फंडिंग का। और वो पैसा कई सारे स्टेटों से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंच रहा था। उसमें दिल्ली में भी जो हवाला कारोबारी हैं उनके ऊपर भी एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कई सारे जो कारोबारी हैं जो सीमा पार कारोबार करते थे, उनके ऊपर भी एनआईए ने कार्रवाई की थी और उनको गिरफ्तार भी किया था। तो एनआईए को पता है कि ये जो पैसा है कौन कौन से आतंकवादी जो संगठन है वो इनडायरेक्ट तरीके से पीएफआई तक पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि पूरी की पूरी इसकी तैयारी की गई। पैन इंडिया छापेमारी कार्रवाई के लिए एक पूरा ड्रॉजियर तैयार किया गया है। एनआईए के पास तमाम दस्तावेज हैं, तमाम सबूत हैं, डिजिटल सबूत हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सामग्रियां छापेमारी की कार्रवाई में एनआईए को मिली हैं जो बताती हैं कि आतंकवादी संगठनों का पैसा पीएफआई और इस संगठन से जुड़े लोगों तक पहुंच रहा था। उसी के बाद जब पूरी तैयारी हो गई और ईडी के साथ मिलकर एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आप इन तमाम मसलों पे अपनी निगाह बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबर की तरफ। वाराणसी के जिला जज की अदालत में आज ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई होनी है। आज से अदालत में ट्रायल शुरू हो सकता है। सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष में कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर 8 हफ्ते का समय मांगा था।
इस मामले की पोषणीयता को लेकर जिला जज की अदालत ने बीते 12 सितंबर को फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा था कि यह मामला सुनवाई के योग्य है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष शुक्ला इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ वाराणसी से जुड़ गए। आशुतोष, आज से इस पूरे मामले, जैसा कि आप कह भी रहे थे सुबह जब आपसे बातचीत हो रही थी, असली सुनवाई ट्रायल आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही पक्षों की तरफ से बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब आज क्या कुछ बातें हो सकती हैं कोर्ट में? देखिए असीम, जिस तरीके से मैंने सुबह भी कहा था कि इस मुकदमे की सुनवाई का अगर माना जाए तो आज से यह शुरुआत है, क्योंकि आज के पहले जो अदालत में सुनवाई चल रही थी वो लगातार इसकी पोषणीयता को लेकर के थी। 1991 का वर्शिप एक्ट कितना इस मुकदमे को प्रभावित करता है या नहीं करता है, इसको लेकर के लगातार जो है अदालत में बहस जारी थी। लेकिन जब 12 सितंबर को इस बात का फैसला हो गया कि यह मुकदमा पोषणीय है और अदालत इसे सुन सकती है, तब इसके ट्रायल का मामला उभर करके सामने आता है। कई सारी चीजें हैं, कई सारे तथ्य हैं जिनको लेकर के अदालत में दोनों पक्ष अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, गवाहियां होंगी। खास तौर पर यह मामला जो है देखा जाना चाहिए इन संदर्भों में कि ज्ञान व्यापी परिसर के भीतर में श्रृंगार गौरी का जो स्थान है उस पर 1990 तक लगातार जो है पूजा अर्चना की अनुमति थी। उसके बाद साल में एक बार पूजा अर्चना की अनुमति थी। जिन 5 महिलाओं ने उन पर जो है रोजाना पूजा अर्चना की अनुमति मांगी थी, उसी अनुमति को लेकर के अदालत विचार करेगी और साथ में इस तथ्य की भी जांच करेगी कि क्या इसके पूर्व जो है यहाँ पर पूजा अर्चना होती थी या नहीं होती थी, या किस तरीके से होती थी, इसमें क्या गवाहियां हैं। इसमें कहीं भी जो है टाइटल सूट का मामला नहीं है। इसमें मामला सिर्फ यह है कि पूजा करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, परंपरागत रूप से यहाँ पर पूजा होती रही है या नहीं होती रही है। इन सारी चीजों को लेकर के दोनों पक्ष आज से जो है अदालत में अपनी गवाहियां देंगे, साक्ष्य देंगे, जिन पर अदालत विचार करेगी और आने वाले दिनों में कोई स्पष्ट फैसला भी आएगा। तो आशुतोष, वर्शिप एक्ट के तहत जो ये कहा जा रहा है कि हमें पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि 1991 के बाद से इस तरह की चीजें नहीं हो सकती हैं। इस पूरे मामले को कोर्ट कैसे देखेगा और किस तरह की बातें इस पर निकल के सामने आ सकती हैं? असीम, इस पर पूरी तरह से परीक्षण हो चुका है। इसके पूर्व में भी अदालत में जो भी मुस्लिम पक्ष ने जो है अपनी दलील रखी थी 1991 वर्शिप एक्ट को लेकर के, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि आजादी के बाद से वो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान जो कि जिस प्रवृत्ति में है उनकी किसी भी प्रकृति में कोई फेरबदल न किया जाए, न कोई टाइटल सूट का मामला सुना जाएगा। लेकिन मामला यहाँ न टाइटल सूट का है न प्रकृति में परिवर्तन का है। यहाँ मामला सिर्फ यह है कि एक परंपरागत रूप से ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो श्रृंगार गौरी स्थित हैं उनकी पूजा अर्चना होती रही है। उस पूजा अर्चना के अधिकार को उन महिलाओं ने अपने लिए फिर से मांगा है। तो यहाँ पर कहीं भी 12 तारीख को ही ये मामला पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था कि 1991 का वर्शिप एक्ट जो है जिसमें एकदम से प्रभावी नहीं होता है इस मामले पर, जिसको लेकर के और पक्ष जो है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, जहां भी जाएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो निचली अदालत का मामला है जहां पर इस मामले की मेरिट डिसाइड होनी है, इस मेरिट के डिसाइड करने के लिए जहां पर ट्रायल होगा, जहां पर साक्ष्यों को देखा जाएगा और तमाम सारी जो है गवाहियां गुजरेंगी, उन सारे के आधार पर जो है अब यह मामला आगे बढ़ेगा। इसमें अब कहीं से भी जो है 1991 के वर्शिप एक्ट का कोई प्रभाव नहीं है, यह स्पष्ट हो चुका था 12 सितंबर के अदालत के आदेश में। अब आशुतोष, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जब कोर्ट ने कह दिया कि ये पूरा मामला सुनवाई की योग्य है, उसके बाद मुस्लिम पक्ष भी अपना वक्त मांग रही है। वो कह रहे हैं कि हमें कम से कम 2 महीने का वक्त दीजिए, उसके बाद ही इस पर आगे की सुनवाई हो। असीम, ये मामला जब ट्रायल कोर्ट में आता है तो कोई एक दिन का मामला नहीं होता है। दोनों पक्ष जो है अपनी गवाहियां कई दिनों तक चलाते हैं, साक्ष्यों को जो है कई दिनों तक प्रस्तुत करते हैं, लंबी जिरा होती है, लंबी बहस होती है। अगर कोई पक्ष तैयार नहीं है तो अदालत उसे अनुमति दे सकती है कि आप तैयार होकर के आइए, अपने साक्ष्यों और गवाहों को इकट्ठा कर लीजिए। लेकिन अगर दूसरा पक्ष कहता है कि हम तैयार हैं, हमें सुन लिया जाए, तो उस पर सुनवाई शुरू कर देगी। समय की बचत का भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो है ये काफी लंबा और पेचीदा मसला होता है। जो भी गवाहियां गुजरती हैं उनसे जिरा होती है, उनसे फिर उसके बाद दोनों पक्षों के वकील जिरा करते हैं। इस तरह से जो है ये मामला आगे बढ़ता जाता है। अगर 8 हफ्ते का उनको समय चाहिए, अदालत इस पर भी आज विचार करेगी, उनको समय भी दे सकती है। लेकिन समय देने का मतलब यह नहीं कि मुकदमे को जो है
रोक करके रखा जाए। दूसरा पक्ष अगर तैयार होगा तो उसकी जो है गवाहियां, उसके साक्ष्य को लेकर के अदालत अपनी सुनवाई जारी रखेगी। असीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की तरफ। बात हिजाब की है। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुनवाई के दौरान कर्नाटक के एडवोकेट जनरल ने कहा कि हिजाब धार्मिक परंपरा हो सकता है, पर यह अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में हिजाब पहनने की अनुमति नहीं है, जैसे कि फ्रांस और तुर्की में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनने पर पाबंदी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद हैं। तो विकास, ये जो बातें कही गई हैं कर्नाटक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, ये कहीं ना कहीं उन बातों को और भी पुश कर रहा है, उनको मजबूत कर रहा है, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि ये वाकई सिर्फ और सिर्फ ये एक पहनावे से जुड़ा मामला है, इसको आप धर्म और इन चीज़ों के आईने में नहीं देख सकते हैं। जी असीम, बिल्कुल। और अगर आप कर्नाटक सरकार की तरफ से जो दलीलें हैं उन पर गौर करें, इससे पहले जब सॉलिसिटर जनरल ने भी कर्नाटक का पक्ष रखा था तो उन्होंने ये कहा था कि ये सबसे पहली बात कोई सीधे सीधे धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इसकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। जिस संगठन के, जैसे आज हम बात कर रहे थे आपसे कुछ देर पहले, जो पीएफआई पर छापे मारे जा रहे हैं, पीएफआई की भूमिका को लेकर के सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ पर कहा था कि पीएफआई इस पूरे जो आप कहें कि जो विवाद पैदा हुआ है उसकी जड़ में यही संगठन है, जिसके इशारे पर कुछ छात्राओं ने बाकी छात्राओं को भड़काया है और ये पूरा एक नया विवाद पैदा हो गया है। जहां तक ड्रेस कोड की बात की जाए तो कोई नई बात कर्नाटक सरकार के का जो एक निर्देश निकाले गए हैं उस सर्कुलर में कोई नई बात नहीं है। इस तरह के सर्कुलर अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स पहले भी निकाल चुकी हैं। यूनिफॉर्म से जुड़ा मसला है कि इस क्लासरूम के अंदर, कक्षा के अंदर सभी विद्यार्थी एक जैसी यूनिफॉर्म पहनेंगे, कक्षा के बाहर वो हिजाब पहनते हैं या वो अपना कोई धार्मिक प्रतीक इस्तेमाल करते हैं, उसको लेकर के सरकार को कुछ नहीं कहना है। लेकिन ये विवाद बेवजह पैदा किया गया है और इसकी जो वजह है वो है राजनीति। ये आरोप यहाँ पर कर्नाटक सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। इसके अलावा एडवोकेट जनरल की बहस की अगर हम बात करें तो उन्होंने दो तीन बातें और महत्वपूर्ण यहाँ पर कही कल। पहला, उन्होंने कहा कि ये एक प्रथा हो सकती है लेकिन ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे देशों में वहां की सरकारों ने हिजाब पर पाबंदी लगाई हुई है। दूसरा, अनिवार्य हिस्सा आप उसको मानते हैं जिसके ना रहने पर जो मजहब है या आपका धर्म है वो इनकम्प्लीट है। यानी अगर आप, मैं उदाहरण के लिए इसको सिख धर्म से तुलना की जाए तो वहां केश जो है, लंबे केश, वो एक अनिवार्य हिस्सा है, वो पहली शर्तों में से एक है। इस्लाम में हिजाब ऐसी पहली शर्तों में से एक नहीं है। कुछ देशों में ये पहना जाता है, कुछ देशों में ये नहीं पहना जाता है। तो इस हिजाब के पहनने या ना पहनने से इस्लाम फॉलोअर्स के इस्लाम का जो मूल स्वरूप है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। और ये एक ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जो पूरे दुनिया भर में सभी इस्लाम के मानने वाले इसको मानते हों या इसको फॉलो करते हों। इसीलिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये यूनिफॉर्म को लेकर के, वो बहुत मामूली सी हैं। बेवजह तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। ये कर्नाटक सरकार का सबमिशन है। आखिरी बात असीम यहाँ पर ये कि आज जो कर्नाटक सरकार की दलीलें हैं उन पर याचिकाकर्ताओं को एक बार फिर अपना जवाब देने के लिए 1 घंटे का समय सुप्रीम कोर्ट देगा और इस बात की पूरी संभावना है कि आज कोर्ट अपना आदेश सुरक्षित रख लेगा इस मामले में। लेकिन जब भी आदेश आएगा विकास, क्या हम ये माने कि उसका असर होगा और शैक्षणिक संस्थानों के भीतर जो ड्रेस कोड है उसको लेकर वही बातें डोमिनेंट होंगी, वही बातें प्रिवेल करेंगी? उसके बाहर आपकी मर्जी, आप कुछ भी पहनिए, लेकिन जो ड्रेस कोड किसी भी शैक्षणिक संस्थान का है वो प्रिवेल करेगा इस ऑर्डर के बाद, अगर जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है। बिल्कुल असीम, इसमें अगर कर्नाटक की हम बात करें विशेष रूप से, इस पूरे मामले में वहां पर ये व्यवस्था लागू कराई जा रही है और ये जो सुप्रीम कोर्ट तक पूरा याचिकाएं ये पहुंची हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट से पहले राहत नहीं मिली। इस दौरान हुआ ये है कि इन स्टूडेंट्स ने ये कहा कि उनको डिप्राइव किया जा रहा है, उनको महरूम किया जा रहा है उनकी शिक्षा से, इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जहां तक इस कोड को, यूनिफॉर्म कोड को लागू करने की बात है, सरकार वहां पर लागू कर रही है सख्ती से और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तो ये विवाद खत्म हो जाएगा कि क्या ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिसको हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म के तौर पर, इससे जो उनका राइट टू एजुकेशन है स्टूडेंट्स का, उसका उल्लंघन होता है या नहीं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक तो एकेडमिक बहस है कि वो फैसला आ जाएगा। जहां तक यूनिफॉर्म कोड की बात है,
हाईकोर्ट का जब जैसे ही फैसला सरकार के पक्ष में आया, सरकार उसको वहां पर लागू कर रही है और स्टूडेंट्स ये दलीलें दे रहे हैं कि इसकी वजह से उनका जो पढ़ने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, उससे उनको दूर किया जा रहा है, उससे उनको महरूम किया जा रहा है। विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे तो एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ, आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती, हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। और एक बार फिर से लौटते हैं इस वक्त की जो बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में आज हिजाब मामले की एक बार फिर से सुनवाई होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास आरती इस वक्त बने हुए हैं। विकास, जो याचिकाकर्ता उनकी तरफ से जब आर्टिकल अनुच्छेद 25 की बात आती है, इसको जरा समझाइए क्या है और किस तरह से ये अनुच्छेद 25 को अपने तरीके से इसको परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे। जी असीम, इसमें जहां तक आर्टिकल 25 में जो संरक्षण मिला हुआ है, जो धार्मिक परंपराएं हैं, प्रथाएं, उनका पालन करने के लिए जो स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल 25 के तहत वो सारी अधिकार आपको मिलते हैं। यहाँ पर भी कर्नाटक सरकार की तरफ से कहा गया कि इसको आप एब्सोल्यूट नहीं मान सकते। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 25 में संरक्षण जरूर दिया गया है, लेकिन अगर हम कहें कि किसी बड़े लक्ष्य के लिए, जहाँ पर जैसे यूनिफॉर्म कोड की बात हम कर रहे हैं, इसके लिए अगर हम कोई ऐसी गाइडलाइन लाते हैं, कोई ऐसा यूनिफॉर्म कोड लाते हैं, तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि आर्टिकल 25 के ये वायलेशन में है। जैसे कि बात यहाँ पर यही आ रही है कुल मिलाकर के, जो हम पहले चर्चा कर रहे थे कि क्या हिजाब ना पहनने से आप कमतर इस्लाम के फॉलोअर हो जाते हैं, क्या ऐसा हो जाता है कि वो एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे अगर हम फिर कंपैरिजन की बात करें, क्योंकि बार बार सिख धर्म से इस बहस के दौरान कंपैरिजन किया गया, तुलना की गई, तो वहां पर देखिए जो 5 चिन्ह हैं वो मूल हैं। अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको सिख नहीं माना जाएगा। यहाँ पर हिजाब को लेकर के ऐसा कोई डायरेक्टिव नहीं है। कुरान में भी इसको या हम कहें कि सुझाव दिया। जी विकास, हम आपसे आगे संपर्क करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब मामले की सुनवाई होनी है। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 3 दिवसीय बारामती, महाराष्ट्र के बारामती के दौरे पर हैं। बारामती में भाजपा अगले आम चुनाव में जीत के लिए सघन जनसंपर्क कर रही है। भाजपा ने देश के 5 राज्यों की 144 सीटों का एक खाका तैयार किया है, जिसमें पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में या तो दूसरे स्थान पर रही या फिर बहुत ही कम फासले से चुनाव हार गई। पिछले दिनों केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल्याण लोकसभा क्षेत्र और दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले यहां से सांसद हैं, वहीं उनके भतीजे अजीत पवार यहां से 3 दशक से विधायक हैं। निर्मला सीतारमण ने इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों की भी समीक्षा बैठक करेंगी। इस लोकसभा क्षेत्र के तहत दौंड, इंदापुर, खड़गवासला, पुरंदर, भोर एवं बारामती विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें से दौंड और खड़गवासला सीट अभी भाजपा के पास है। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। तो मुंबई से योगेश, ये बताइए कि अभी आम लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही भाजपा हम देख रहे हैं कि लगातार ग्राउंड जीरो पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाह रही है। और जैसा कि हमने कहा कि वैसी सीटों पे जहां पे कि वो दूसरे नंबर पर रही या फिर बहुत ही कम फासलों से हार गई, इन सीटों पर भाजपा की खासा नजर है। कैसे देखा जाए उनकी इस यात्रा को?
देखिए असीम, एक चीज जो अभी यहाँ पे साफ कर देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पहली पंक्ति के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो केंद्र से भेजे गए हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि जो ये अभी बैठकों का सिलसिला या जो सघन दौरा चल रहा है, उसका लोकसभा चुनाव से सीधे सीधे लेना देना नहीं है, बल्कि पार्टी का जो संगठन है, जो जमीनी स्तर पे जो संगठन है, उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। और साथ में जो भी योजना है, क्योंकि अभी जो है करीब 5 मिनट पहले जो है निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे जो पार्टी के नेता थे उनको भी कि आप जो है आप ये मत भूलिए कि हम लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि जो संगठन है, जो कि सरकार के द्वारा काम किया गया है, उसको नीचे तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और उन्होंने अपने ओएसडी को भी कहा कि जो चीजें मराठी में लिखी गई हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, कुल मिलाकर अगर आप कहें तो 21 विषय है जिसको लेकर केंद्र में रखा गया है। वो 21 विषयों को पूरी तरीके से मराठी में उनके ऊपर पूरी चीज लिखी गई है, ताकि जो अलग अलग विपक्षी पार्टियां अलग अलग राज्यों में है, क्योंकि हम जान रहे कि 5 राज्यों की 144 सीटों पे ये चीजें इस वक्त चल रही हैं, और हर राज्य को उनकी भाषा में, जो उनकी भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा है उनकी भाषा में उन चीजों का एक विस्तार से विवरण जो है वो किया गया है, और वो पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, उनके बीच में बांटा जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले, पार्टी का ये कहना है, जो शीर्ष नेता वो ये कह रहे हैं कि इसका लोकसभा चुनाव से सीधे सीधे लेना देना नहीं है, लेकिन जो पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, जो प्रखंड स्तर के हैं, जो ब्लॉक स्तर के हैं, जो तालुका स्तर के हैं, पंचायत स्तर के हैं, उन तक ये चीजें पहुंची कि किस तरीके से योजनाएं जो केंद्र की चली हैं, चाहे वो उज्ज्वला हो, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो अलग अलग दरों को जो उनको समर्पित योजना है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा को लेकर पेंशन योजना हो, या फिर खाद्यान्न वितरण की योजना हो, जो भी योजनाएं केंद्र सरकार प्रायोजित है, उसका काम कैसे हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो निर्मला सीतारमण ने भी कहा, वो ये कहा कि जो बात ये कह रहे हैं, जो चीजें अभी मीडिया में चल भी रही है कि कुछ योजनाएं जो है वो महाराष्ट्र में आ रही थी लेकिन किसी वजह से कहीं और चली गई, उन्होंने इस बात पे भी खासा जोर दिया कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि महाविकास अघाड़ी की सरकार में नहीं आ पाई। तो बजाय इसके कि वर्तमान जो बहस चल रही है उसमें बह जाने के, पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरत है कि उन सब चीजों को वो रखें जो कि निवेश आना था, नहीं आ पाया, जो चीजें होनी थी, प्रोजेक्ट होना था लेकिन वो नहीं आ पाया, जो योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंच रहा था लेकिन वो नहीं पहुंच सका। अब याद कीजिए पिछले कुछ दिनों पहले जब अनुराग ठाकुर भी आए थे, जब वो दक्षिण मध्य जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है मुंबई की, वहां पे जब वो बात कर रहे थे, या फिर वो कल्याण लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में जा रहे थे, उन्होंने भी यही चीज कहा था। उन्होंने मीटिंग मिली थी देर रात तक, कल्याण डोंबिवली लोकसभा क्षेत्र के जो सिविक बॉडी है वहां पे मीटिंग चली थी। उन्होंने अधिकारियों की पूरी क्लास लगाई थी कि क्यों 2008 की योजना अब तक लेंगे। तो ये जो पूरा चीज है, ये संगठन को मजबूत और साथ में योजनाओं को किस तरीके से नीचे तक पहुंचेगा, कम्युनिकेशन गैप ना हो, उसको इंश्योर करने के लिए तो बिल्कुल आपने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इसको लोकसभा चुनाव से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, बल्कि भाजपा अपने पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से ये लगातार काम कर रही है, और इसी लिहाज से ये जो दौरा है वो होने जा रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसके साथ ही आज के एजेंडा के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।